ये भैया 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं, ठीक है। तो रेल की पटरी के बीच में ऐसे गैप रखा जाता है। लेकिन जब गर्मियां आती है तो अब आप सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में आ चुके हैं। आपने हाई स्कूल तो पास कर लिया, अब आपकी बारी है फर्स्ट ईयर क्लास की। लेकिन ये सबसे ऐसी क्लास है जो आपके आगे की फ्यूचर को डिसाइड करेगी। इसमें आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं या फिर जो भी उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं वो आपके कंपटीशन तक एग्जाम में, यानी कि आपकी आगे की लाइफ को ये डिसाइड करती है यही सी क्लास। इतनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो क्लास में जितना भी आप पढ़ेंगे वो आपके लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी आपको पढ़ाया जाए बिल्कुल एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक तौर पे सिखाया जाएगा। आप यहाँ पर जो भी पढ़े बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ पढ़े। आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी आप फर्स्ट में पढ़ेंगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर स्टाइल में, जिसमें आपको एक भी चीज मिस नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर की आज की पहली क्लास यूनिट एल मेजरमेंट से। सही समझ में आ रहा है? मात्रक एवं मापन, मतलब मात्रक क्या होते हैं और मापन क्या होता है। इसमें कुछ चीजें हमने ऐसी भी एक इसके पहले चैप्टर है भौतिक जगत, है ना, फिजिकल वर्ल्ड। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें उसमें थी, कुछ चीजें ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, तो उसमें ज्यादा समय ना देकर हम आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो भी उसका इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जानने योग्य चीजें रहती है, वो सारी हम आपको इसी चैप्टर में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे। तो मिस मत करिए। अगर अभी भी आप अपनी क्लास को लेट कर रहे हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आप बहानेबाजी करते हैं, तो आप अपने लिए एक समस्या क्रिएट कर देंगे। तो प्रयास करें कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। और हाँ, जब अगर आप हाई स्कूल से 11th में जा रहे हैं और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड में भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर उसको एक बार देखिए ताकि आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन का आपको आंसर मिल सके। चलिए अब नंबर 1 भौतिक यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन का मतलब क्या है, मात्रक क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। मात्रक को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि फिजिक्स है क्या। जब फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, फिजिक्स की शुरुआत तो हमने क्लास 9 में भी कर दी थी। तो ऐसा आज क्या शुरू होने जा रहा है जो इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको यहाँ से एक ऐसा फिजिक्स का टच मिलेगा जो आपने पहले अनुभव ही नहीं किया था, है ना। कई बार एक ऐसी चीजें मिल जाती है जो मैंने कभी फील ना किया हो, है ना। तो भौतिक विज्ञान की बात करते हैं पहले क्या हो। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर स्टडी अंडर नेचर, यानी क्या करते हैं, ऐसा ब्रांच साइंस का जिसका क्या करना है, स्टडी करना है। किसका, साइंस के बारे में। साइंस के प्रकृति के बारे में। अब प्रकृति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, प्राकृतिक घटनाएं मतलब सूर्य उदय होते समय लाल दिखाई देता है, अस्त होते समय लाल दिखाई देता, पढ़ा है अपने स्कूल में। ये भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। तारों का टिमटिमाना, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। आकाश के रंग का नीला दिखाई देना, ये क्या है, प्राकृतिक घटना है। हमारे देखना, मानव नेत्र आपने पढ़ा होगा, कानों से सुनना, ध्वनि के अक्षर में पढ़ा होगा। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, सारी की सारी किसके अंदर आ रही है, एक प्राकृतिक घटना आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यानी कि विज्ञान की वह शाखा, भाई तो विज्ञान थी हमारे पास, विज्ञान की ऐसी शाखा को हमने अलग किया है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन कर। फिर अब भौतिक विज्ञान हमने जब पढ़ ली, तो अब हम बात करें भौतिक राशि की, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या होती है हमारे पास, ठीक। तो भौतिक राशि क्या होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकने वाली सभी राशियां क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशि। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब जो वास्तव में हो, अप्रत्यक्ष मतलब जो वास्तव में ना हो, है ना। यानी ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सकते हैं, अगर आप बात करेंगे लंबाई की, ये बोर्ड है, ठीक है, ये आपके पास, इसकी अगर हम लंबाई नापने की बात करें तो आप एक मीटर निकालेंगे। जैसे कि आपने स्केल देखा होगा, इस प्रकार से स्केल आता है, इसको नाप सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इससे दौरान इसकी लंबाई या चौड़ाई को नापा जा सकता है ना, इसकी लंबाई कितनी और इसकी चौड़ाई कितनी है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे समय को नाप के दिखाइए, टाइम्स, है ना, समय को नाप सकते हैं कि यह कौन सा समय कितने किलोमीटर में, नहीं नाप सकते ना। घंटे में नापते जरूर है, वो तो उसका मात्रक हो गया घंटे में। आज हमने 1 घंटा काम किया, 2 घंटे काम किया, आज हमने इतने देर पढ़ा, नापते नहीं नापते, नाप तो रहे। लेकिन क्या वास्तव में पकड़ के जिसे हमने इस बोर्ड को नाप दिया, स्केल निकाला, खींच दिया, फोटा दिखा, वो प्रत्यक्ष है। वो क्या है, प्रत्यक्ष। लेकिन हमने जब समय को नापा, हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, वो सब क्या था हमारे सामने, अप्रत्यक्ष। यानी कि ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहा जाता है? भौतिक राशि। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्या कह रहा है? मात्रक क्या होता है? ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए नियत मान को, माने गए नियत मान को क्या कहते हैं? मात्रक। तब सजी ये क्या होता है? जैसे आप चीनी लेने गए, चीनी खरीदे तो मापे गए नियत मान को, मतलब जैसे देखिए आपसे कहा गया 1 किलो चीनी, तो 1 किलो आपने खरीदी, हमें पता है 1 किलो में 1 किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना? समझ में आया? यानी कि हमने साफ साफ यहाँ से समझा, देखा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ये नियत मान क्या है? हमें एक फिक्स करके वैल्यू दे दी गई है, भैया 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं, या फिर 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, इतने मिनट होते हैं। ये क्या है? फिक्स वैल्यू। क्या है? फिक्स वैल्यू है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए माने गए नियत मान को क्या कहते हैं? मात्रक। कोई नियत वैल्यू आप फिक्स कर देते हैं और माना गया है तो उसे क्या कहेंगे? मात्रक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि किलो मान, हम किसी लंबाई को किलोमीटर में क्यों नापे, किस सामान को किलोग्राम में क्यों ले, हम अपना खुद का मात्रक बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक, अभी समझते हैं कि नहीं होता है। लेकिन जैसे कि लंबाई का बात, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये फिक्स है। ठीक, और देखो मात्रक उन्हीं को माना जाता है जो सबको स्वीकार हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने इंडिया में जो चला रहे वो अमेरिका में नहीं चलेगा, अमेरिका में भी सेम चलेगा। ठीक है, जैसे वहां पे भी किलो के हिसाब से सब चीजें मिलेगी आपको, और जैसे जापान चलेगा, एनी अदर किसी भी कंट्री में लगभग जाएंगे, 1 2 को छोड़ के, तो लगभग सब जगह आपको जो यहाँ पे जिस प्रकार से आप सर्वाइव कर रहे हैं वैसे वहां पे भी कर सकते हैं उसी रेट। जैसे मान लो हम यहाँ से अमेरिका रहने चले गए, फिर वहां की चीजें सीख रहे हैं, है ना, कि भैया वहां पे किलोग्राम पे नहीं, वहां पाउंड पे नापा जाता, उस पे नापा जाता, ये सब अलग चीज हो जाती है। तो चाहे जहां रहे आपको समझना पहले मात्रक के गुण, कि भैया मात्रक कैसे बनाए। ये तो है नहीं कि तुम अपने घर के एक पर्सनल मात्रक चालू कर लिया, जैसे नोट है पूरे भारत में सेम चलता है ना, रुपया चलता नहीं चलता है, ऐसा तो है नहीं पर्सनल नोट छाप लिए रिजर्व बैंक ऑफ फलाना, है ना, अंशुमान सर ऐसे नहीं कर सकते। उन्हें अच्छी तरह से परिभाषित करना चाहिए। यानी कि जो तुम ये पढ़ रहे हो 1 किलोग्राम, उसे परिभाषित किया गया, बताया गया भैया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं किस प्रकार से। अच्छा, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या हुआ कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम भी क्यों होते हैं? जैसे अब 1 मीटर देखते हो, कई जगह जाते हैं 1 मीटर लेते हैं, कुछ सामान लंबाई नापनी ऐसे नाप देते लोग, मान लीजिए एक अंदाजा मार देते हैं, पर 1 मीटर इतना ही कैसे होता है, इतना क्यों नहीं हो गया, इतना क्यों नहीं हो गया, है ना, और ज्यादा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं होता है? देखो एक क्या हुआ कि जब मात्रक डिसाइड किए जा रहे थे तो सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक मीटिंग लगाई। ठीक, इटली वगैरह में बाहर एक मीटिंग लगाई गई। तो जब मीटिंग लगी तो भैया ये डिसाइड किया जाए कि अब ये बताओ कि 1 मीटर में, है ना, अब 1 मीटर कितना लिया जाए। तो भैया कोई साइंटिस्ट वहां बैठा हुआ था, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो वहां पे देखा एक छड़ पड़ी थी लोहे की, है ना, ठीक, एक वहां पे एक छड़ पड़ी हुई थी। छड़ को क्या लिया उन्होंने, कही थे भैया ये जो छड़ है, जैसे मान लो ये छड़ मिली, कही थे ये जो छड़ है वो 1 मीटर है। अच्छा चलो ये 1 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं, तो उसको -2 भाग दिया, मतलब 100 भाग 20 100 भाग कर दिया। बस पहले क्या किया, एक चीज 1 मीटर माना, छड़ जितनी भी मिली इतनी मिली वो 1 मीटर मानी गई। कितनी मानी गई? 1 मीटर। उसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया? 100 भाग में डिवाइड कर दिया, अब वो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही जैसे स्केल तुम जब देखते हो, जब आप स्केल देखते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे देखो ये हमारे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसके बीच में भी ये पॉइंट्स दिए गए, है ना, स्केल में आप देख पा रहे हैं। ठीक, जैसे कि पूरा 17 मीटर का स्केल है, तो उसके बाद देखो 17 तक कैसे आ गया, 17 सेंटीमीटर का है ना, इतने में कैसे होगा। तो उस स्केल को लिया गया, इस मान लीजिए 1 मीटर है पूरा, तो क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया, जैसे डिवाइडेशन किया गया, उसको छोटे छोटे पार्टों में भी डिवाइड किया गया, जिससे पता चले कि इसमें इतने मीटर होते हैं। वो तो डिवाइडेशन किया उन्होंने, बताया कि भैया 1 मीटर में अगर 100 से भाग देते हैं तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगर 1000 से भाग देते तो मिलीमीटर में, तो उसका 1000 पार्ट कर दिया गया। इस हिसाब से चुना गया कि 1 मीटर में इतना होगा, ठीक, उतना ही कर दिया गया। वही चलता चला आ रहा है, सारे देश वाले जितने भी देश से लोग हैं सब वही मानते हैं, ठीक, जितने देश है, फिर वो आसानी से उपलब्ध हो और प्रतिलिपित यानी प्रस्तुत किया जा सके। यानी कि ऐसे मात्रक जो आसानी से सबको पता हो। ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए मान लीजिए आप पढ़े लिखे तो आपको पता भैया इसको किलोग्राम में नापते हैं, जैसे बिजली है, आपको पता जब पढ़ोगे आप तो हाई स्कूल में पढ़ गया बिजली को हम यूनिट में नापते हैं, किलोवाट घंटा में, यूनिट फिजिक्स में पढ़ा था आपने, पावर का मात्रक होता है।
लेकिन तो बाबा उनके बाबा भी जानते थे बिजली भैया यूनिट में आती है ना। उनको पता था, कैसे पता था कि भैया ये यूनिट में आपने पढ़ा तो थे नहीं, मालूम ना पढ़े लिखे होंगे तब भी पता था। तो एक ऐसा मात्रक ढूंढा जाता है जो चलतू हो। चलतू मतलब एक भाषा है कि मतलब जो सबको पता हो लगभग, ठीक, जिसे आसानी से जो उपलब्ध हो, प्रतिलिपि में लिखा भी जा सके, ठीक। फिर उन्हें सभी को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्सनल मात्रा चला लिया, हम अपने घर में चला रहे हैं, दुकान में कुछ और चलेगा, है ना, वो दुकान वाले अपना अलग चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो सबको स्वीकार हो। कोई भी व्यक्ति अगर आप देखा होगा जो जाता है चीनी लेने, दाल लेने, कुछ भी लेने, वो किलोग्राम में या ग्राम में ही लेके आता है, कोई ऐसा लीटर में लेके चला नहीं आता है। यानी वो सबको स्वीकार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। वे अपरिवर्तित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अपरिवर्तित, जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मीन्स क्या है कि भैया ऐसा नहीं कि आज हम किलोग्राम में लेके आ रहे हैं, आज से 10 साल बाद हम उसको लीटर में लेके आ गए चीनी को, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जो था वही चलता चला आ रहा सदियों से। हाँ, तो आप परिवर्तित रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? आप परिवर्तित। आए सारे पॉइंट समझ में आपको, ठीक। आगे बढ़ते फिर, अच्छा चलो ठीक है, भौतिक राशि सब समझ में आ गई, तो मूल राशि अब फिर क्या हो गई? तो वे राशियां जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, यानी किसी और पदों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो मान लो फिर भौतिक राशि का मतलब क्या? जैसे भौतिक राशि मतलब हो गई दूरी, मान लीजिए, ठीक है। अब दूरी है, दूरी को हम दूसरे पदों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे लंबाई की फॉर्म में। एकांक समय में चली गई दूरी, लंबाई को दूरी कहते हैं। एकांक समय तय की गई लंबाई क्या कहते हैं? दूरी है, तो लंबाई आ गई ना। पर लंबाई अगर हम जाके डिफाइन कीजिए, चलिए लंबाई के बारे में बताइए। जैसे विस्थापन, विस्थापन भी भौतिक राशि है। अब विस्थापन को अगर हम बताने का प्रयास करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अंतिम बिंदु व प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, बीच की क्या दूरी, आगे ना विस्थापन। विस्थापन को दूरी से, दूरी को लंबाई के पदों में ऐसे व्यक्त करते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि लंबाई को व्यक्त कीजिए, पॉसिबल नहीं है। द्रव्यमान को व्यक्त कीजिए, नहीं पॉसिबल। द्रव्यमान एक सिंगल शब्द है ना, जिसको ऐसी राशि जिसको किसी और पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते। उसे क्या कहते हैं? मूल राशियां। इनसे जुड़कर बाकी राशियां तैयार की जा सकती है। इसी को जोड़ जोड़ के अलग राशियां बनाई जाती है, पर ये मूल राशि। अब मूल राशि के जो मात्रक होते हैं, मूल राशि के जो मात्रक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे समझ में। अब मूल राशियों के मात्रक तो उन्हें पता कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं भैया? मात्रक की पद्धति बताइए, क्या क्या चाहिए भाई? मात्रक की 3 पद्धतियां रखी गई। अब भाई हम अलग अलग तरीके से नापेंगे, तो मात्रक की 3 पद्धति रखी गई, CGS, MKS, FPS, ठीक है। मतलब समझ लो धीरे धीरे, और सारी परिभाषा आपको याद हो जाए। जैसे CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। फिर MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, ठीक। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? FPS, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, फुट, और S मतलब हो गया सेकेंड। यानी कि जो हमने मात्रा की 3 पद्धतियां ली थी, MKS यानी कि द्रव्यमान को जो रखेंगे हमेशा और हमेशा, जैसे अगर CGS पद्धति में सेंटीमीटर में, MKS पद्धति में किलोग्राम में, और FPS पद्धति में पाउंड में रखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं द्रव्यमान को किसी किसी सिटी में अगर आप गए जाएंगे जब बाहर विदेश वगैरह में, तो उसको पाउंड में भी रखा जाता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो हम मीटर, सेंटीमीटर और फुट में नाप सकते हैं। तो आपकी अपनी लंबाई जो होती है फुट में नापते हैं। कुछ लोग 5 फुट के, 4 फुट के, 2.5 फुट के, 2 फुट के लोग होते हैं, है ना। हाँ, बहुत छोटे, आजकल देखा होगा तुमने, छोटे छोटे बच्चे नाक बहाते रहते हैं 2-2 फुट के, है ना। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं 2-2 फुट के। लेकिन अगर आप बात करो स्केल वगैरह आपके पास आते हैं, वो आते हैं सेंटीमीटर में। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो मीटर में नापते हैं, भैया इतना मीटर चला है ना। किलोमीटर में भी नापा जाता है, वो बहुत ज्यादा, किलो मतलब 1000 मीटर जिसमें आ जाता है ना। 1 किलोमीटर कितने? 1000 मीटर ऐड कर दिया जाता है। सिंपल सी भाषा यहाँ पे लिखी हुई है। समय को हमेशा सेकंड में ही नापा जाता है, मिनट घंटा वगैरह में नहीं नापा जाता, हमेशा और हमेशा किसमें? सेकंड, ठीक। जैसे सीधे पद्धति बात करें, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। MKS पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। FPS पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तीनों पद्धतियां आपको याद रहे। लेकिन इसके बाद भी एक पद्धति और खोजी गई जिसे SI पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, SI, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, इसका फुल फॉर्म SI का, ठीक। तो इस पद्धति में क्या किया गया
सन 1971 ईस्वी में मात्रक की यह पद्धति आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। ठीक है, 1971 में इसकी खोजा गया, ये पद्धति क्या किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी सबके लिए है, पूरे विश्व की बात कर रहा है। ठीक, सांकेतिक रूप में ऐसा पद्धति कहा जाता है जिसका अर्थ क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अगर आप बात करें फिजिकल क्वांटिटी में तो लंबाई, मात्रक, समय, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, और एटमॉस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब लंबाई। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा द्रव्यमान, ये हो गया हमारे पास समय, फिर ये हो गया हमारे पास ताप, फिर ये हो गया वैद्युत धारा, ठीक, ये हो गया, और इसको बोलेंगे ज्योति तीव्रता, और इसको बोलेंगे पदार्थ की मात्रा। ठीक, यानी कि आपके पास टोटल 7 क्वांटिटी है हमारे पास, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो अब इन सारे यूनिट्स के बारे में बताया, इसका मात्रा याद रखेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। ठीक, ये इसके सिंबल्स है। इस सातों के साथ हमारी एसआई यूनिट है। कौन सी? अब आगे बढ़ा जाए, आया समझ में आपको यहाँ तक? ठीक, आगे हमारे पास क्या त्रुटि क्या हो। ठीक है, यहाँ से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, त्रुटि यानी कि एरर। अब एरर होता क्या है? अब अच्छा, एक शब्द लिखा हुआ यथार्थ, एक लिखा हुआ परिशुद्धता। अब दोनों में डिफरेंट क्या है ना? तो हम थोड़ा एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो ये कहाँ बना रहा है अभी बता रहे। ठीक है, ऐसे आपने डैशबोर्ड देखा होगा। डैशबोर्ड क्या होता है? इसमें देखा होगा तीर मारते हैं ना हम लोग जब, तो ऐसा बना होता है बीच में, है ना, वहां पे बीच में निशान लगना चाहिए, ऐसा बनाया जाता है डैशबोर्ड पर। अगर मान लीजिए आपने वो फेंका तीर, मतलब फेंका जो नहीं फेंकने वाला होता है, तो एक आपने यहाँ मारी, एक आपने यहाँ मारी, एक आपने यहाँ मारी, और एक यहाँ मारी। मान लीजिए इसमें आपने सारी यहाँ की यहाँ, ठीक, इस पे सबके सब यहाँ मारी, एक यहाँ मारी, एक यहाँ, और इसमें यहाँ पे सारी मारी। ठीक, अब हम आपसे पूछे इसमें से कौन यथार्थ है, कौन परिशुद्धता? तो पहले थ्योरी पढ़िए कि प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मान के निकट होने से प्रेक्षक को यथार्थ कहते हैं। मतलब जो कहा गया है आपसे वैल्यू निकालने, मान लीजिए जो काम कहा गया है लेकिन आप नहीं कर पाए, लेकिन काफी उसके निकट कहे पहुंच गए। जैसे नहीं, आपको होमवर्क दिया गया 10 निकाल दिया हमने, आप नहीं लगा पाए, लेकिन पूरे नहीं लगे, लेकिन आपने मान लीजिए 6-7 लगा लिए, तो हम क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, आपने ट्राई किया, अच्छा किया, बढ़िया। ये आपने किया पूरा नहीं, लेकिन आपने कुछ चीजें कर ली, मतलब काफी निकट थे, बस कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तो बोले यथार्थ। यानी जो काम कहा गया सैद्धांतिक मान के क्या पहुंच गए, बहुत निकट, इसे बोलते हैं प्रेक्षक को यथार्थ कहते हैं, लगा जाता है। लेकिन प्रायोगिक मान के आपस में तुलना ही परिशुद्धता कहलाती है। मतलब जो हमने आपसे कहा, आपने वो पूरा पूरा कर लिया, 10 में निकाल दिया, 10 पूरे लग गए, ये है परिशुद्धता। आप बिल्कुल एकदम प्योर इंसान, जो काम कहा गया आपने कर लिया, चाहे जितना जो जैसा रहा हो। तो अब इसमें जैसे देखो, तो जैसे इस व्यक्ति को जो हमने फेंकने के लिए दिया, सिंपल को सब अलग अलग है, एक लाइन से भी नहीं, एक सीक्वेंस से भी नहीं, तो या तो ये ना तो यथार्थ है, ना तो ये परिशुद्ध है। लेकिन इसकी बात करें तो ये यथार्थ है, परिशुद्ध तो नहीं है। परिशुद्ध क्यों नहीं है? तो हमने कहाँ मारने के लिए कहा था, मिड में, है ना, लेकिन क्या मार पाए? नहीं। लेकिन हाँ, उसने सब एक जगह तो मारा, थोड़ा सा एंगल डिस्टर्ब हो गया हाथ का, अगर थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए तो एकदम सही मारेगा, है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो इसको यथार्थ बोलेंगे, जिसमें कमियां है पर कम सही की जा सकती है। अब इसकी देखो, ये ना तो यथार्थ है, ना तो परिशुद्ध, ना एक जगह मार पाए, ना कहीं, अलग अलग सब जा रही है, तुक्का लग रहा है ना। तो इसने क्या किया, ये परिशुद्ध हो गया। ये क्या हो गया, ये सारी सारी एक जगह जहां सिंबल मारना चाहिए था वहां पे लगे, है ना, समझ में आया? मतलब कहने का मीन्स ये पे है कि जहां पर जो वर्ग करने के लिए कहा जाए, अगर आप पूर्णतः उस वर्ग को कर लेते हो तो आप परिशुद्ध है, और आप थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं उसे आपको यथार्थ कहते हैं, और एक भी नहीं कर पाते उसे कुछ नहीं कहते, ठीक, उसको निकम्मा बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया यथार्थ का मतलब। अब त्रुटि क्या होती है? तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। यानी कि अब ये त्रुटि का मीन्स क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपने इस बोर्ड की लंबाई नापी और बताया भैया ये 75 सेंटीमीटर का है, नहीं ये ना बताओ, आपने बताया भैया ये 47 मीटर का है, ठीक है, 74 सेंटीमीटर का है। लेकिन हम जब बोर्ड खरीद के लाए थे, दुकान वाले ने बताया था
5 सेंटीमीटर का है ना। तो आपने क्या किया, कितना कम बताया हमें, 1। ये इसकी वास्तविक मान है जो वास्तव में इसका नापा गया है, जो सबको नाप के बता चुके हैं, 75 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर का है। लेकिन आप कितना बता रहे हो, 74। गलती कितनी करी, 1 सेंटीमीटर की। ये हो गई हमारी त्रुटि, यानी वास्तविक मान और नापे गए मान, यानी इसको बोलेंगे मापे गए मान में अंतर। ठीक, तो वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर को, ये मापा गया मान है में जो अंतर आया उसे बोलते हैं त्रुटि, यानी गलती। ये तो सब लोग करते ही रहते हो, यही तो तुम कर ही रहे हो, गलतियां कर करके सीख रहे हो, है ना। आए समझ में। कितने प्रकार की होती है बेटा, वैसे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि, नंबर 2 यथार्थ त्रुटि, नंबर 3 सकल त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि भी 3 प्रकार की होती है। पहले सबके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ये। इसके बाद वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ज्यादा थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, पहले यहाँ तक का ही इजी है। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से की जा रही है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और लगातार गलती किए जा रहा हो, कभी सही कर ही नहीं। जैसे कुछ बच्चे स्कूल में जैसे पढ़ते रहते हैं तो लगातार काम ना करना, चोरी करना, मतलब चोरी करना मतलब काम चोरी बोल रहे हैं, चोरी नहीं सामान चुराने वाले, काम ही नहीं करते, लगातार गलती, लगातार कभी लिखते रहते, लिखते नहीं, गलती ही गलती, गलती गलती, उसे बोलते हैं क्रमबद्ध, जो लगातार करते रहे। ठीक, फिर उसके बाद ये 3 प्रकार का, तो उपकरणित होती। उपकरणित होती मतलब यंत्र में कमी आ जाती है। देखो आपने स्केल ले लिया, स्कूल को बार-बार लाइन खींचते खींचते वो मिट जाता था, है ना, जो सही लाइन नहीं खींच पा रहे, गलती हो गई, है ना। ये क्रमबद्ध, ये यंत्र त्रुटि, यंत्र की वजह से हो रही है, हमने गलती थोड़ी करी है। मान लीजिए कोई मशीन लगी हुई है, ठंडा पानी गर्म करने वाला जो मशीन है, ठंडा करती है गर्म करती पानी, आपने दबाया ठंडा होना चाहिए पर नहीं आया, इसमें आपकी गलती थोड़ी, मशीन गलती है, वही मशीन खराब होगी, है ना। ये यंत्र त्रुटि हो गई आपकी। फिर वातावरणीय त्रुटि, एटमॉस्फेयर में जैसे जो गलतियां होती है, प्रेक्षक द्वारा होने वाली तकनीक में कमी का वातावरण त्रुटि कहा जाता है। मतलब जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी वगैरह होती है, ठीक है, तो रेल की पटरी के बीच में ऐसे गैप रखा जाता है, लेकिन जब गर्मियां आती है ट्रेन चलती है, चलते चलते सिकुड़ के जुड़ जाती है, वैसे गैप रहना चाहिए। अब अगर इसकी जुड़ने के लिए किसी को डांटा जाए, चिल्लाया जाए, भैया तुम्हें ध्यान क्यों नहीं दिया, यहाँ पे गैप क्यों नहीं है, तो ये उसकी गलती नहीं है। बार बार रेल का इतना हैवी प्रेशर पड़ा और इतनी गर्मी थी कि लोहा जो बेल्ट होकर क्या हो गया, आपस में चिपक गया, है ना। तो ये वातावरण की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, वातावरण की वजह से, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, हाँ, तो वातावरणीय त्रुटि हो गई। तो जैसे आप सर्दी में कहीं जा रहे हैं बाहर, किसी कारणवश वापस आना था, टाइम पर नहीं आ पाए, तो सर्दी ज्यादा थी, आपकी गलती थोड़ा थी, ज्यादा तेज भगाएंगे गाड़ी वगैरह तो सर्दी लग जाएगी, होता कि नहीं होता, कई बार होता है, तब स्लो चलानी पड़ती है। तो ये वातावरण की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, मेरी गलती तो है नहीं, गई भाई लेट क्यों आए, तो वातावरणीय त्रुटि हो गई। फिर व्यक्तिगत त्रुटि, किसी व्यक्ति के कारण, मान लो एक ऐसी मशीन चलानी है जिसको किसी को आता नहीं चलाना, मान लो कैमरा है, अब कैमरा चलाना नहीं आता हो, अगर ऐसे व्यक्ति को हम दे देते जो चला ही नहीं पाता है, तो क्या करेगा भैया, मतलब फोटो ब्लर खींचेगा, कभी कोई टेढ़ा खड़ा तो फोटो खींच रहा, फोटो नहीं खींच पा रहा, यही तो करेगा। यानी कि ये किसकी त्रुटि हो गई, ये व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्ति के कारण हो रही गलती। ठीक, नाम समझ में आ रहा है। यादृच्छिक त्रुटि, ऐसी त्रुटि जिसमें श्रोता का ज्ञान नहीं होता है, अज्ञात कारण से उत्पन्न होने वाली, यानी कोई कारण ज्ञात नहीं था, अचानक से गलती हो जाती, अचानक से अपने आप। जैसे कई बार अपने घर में होता रहता है, अचानक से कुछ छूट गया सामान, थाली रखी थी, कुछ भी फैल जाता सामान, मम्मी एकदम ना तुमको सामान नहीं आता क्या कर रहे थे, लेकिन उनको कौन समझा, क्या हो गया भैया, यादृच्छिक त्रुटि हो गई, हमने थोड़ी किया है, गलती से हुआ, यानी कि अज्ञात कारण की वजह से, हमें पता ही नहीं चला कब ये क्या रखा था, पैर लग गया, फैल गया, पर लेकिन तुम्हारी गलती है उसमें, ऐसा मम्मी कहती है। लेकिन हमारे अनुसार कौन सी त्रुटि हो गई, यादृच्छिक त्रुटि, कौन सी त्रुटि हो गई बेटा। ठीक, अब सकल त्रुटि क्या होती है, प्रेक्षक के यंत्र को पढ़ने, गणना करने या उससे लिखने में असावधानी के कारण होती है, इस त्रुटि क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। मतलब हमने वाली आपको कुछ बोला कि भैया लिखिए, चलिए हम बोल रहे हैं, तो आपने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन अब आप ध्यान नहीं दिए, गलती से आ को सा बना दिए, सकल को अकल लिख दिए। ये गलती किसकी है, कि सकल त्रुटि, मतलब लिखने में, पढ़ने में, या फिर कोई यंत्र है जिसे मान लीजिए जिसका यूज करना कम आता है, तो कम गलती से यूज करेंगे ना हम लोग, गलत ही यूज कर लेंगे, तो लिखने पढ़ने में जो त्रुटि हो जाती है उसको बोलते हैं सकल त्रुटि। आया समझ में। ठीक, तो आज की क्लास को फर्स्ट क्लास है तो हम इसको यहीं पे रखेंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउट पे लग रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड,
किसी और से रिलेटेड नहीं कि मतलब उसके साथ कैसे घूमे, ये सब नहीं। समस्या आ रही तो आप कमेंट करें, आप उसको हम आंसर जरूर देंगे अगली क्लास में या फिर अगली किसी वीडियो में या फिर डायरेक्टली मैसेज कर। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।